अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. No. चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब कि अभी हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो फर्स्ट ग्रुप है आपका एल्कली मेटल्स, उसमें क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज है वो काफी कम होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन अक्रॉस द सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड की यहाँ पर बात करें, बिकॉज फर्स्ट पीरियड में तो आपका खाली हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है, तो यहाँ पर सेकंड पीरियड की बात करें कि जब आप लिथियम से, ठीक है, जब आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ यहाँ पर मूव करोगे तो सेकंड पीरियड में बेसिकली होगा क्या कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल। यानी कि अगर सेकंड पीरियड है तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी सारे एलिमेंट्स में सेकंड पीरियड के, वो n इक्वल टू 2 के बराबर रहेगी। एंड उसी पीरियड में क्या होता है, जैसे जैसे एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे उसी सेम पीरियड में, मतलब जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि n इक्वल टू 2, उसी वाले शेल में क्या होंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होते रहेंगे, ठीक है। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, तो लिथियम हो गया जैसे, ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा आपका सेकंड वाले शेल में n इक्वल टू 2 में। और उसके बाद बेरिलियम है, तो इसमें आपके ये n इक्वल टू 2 में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर उसके बाद बोरॉन है, तो बोरॉन में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2, यानी कि सेकंड वाले शेल में। तो आप जैसे जैसे देख रहे हो कि भाई जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक जब आप आते हो लिथियम से फ्लोरीन तक, तो आपको ये दिखेगा कि भाई फ्लोरीन तक जो है आपके पास टोटल, मतलब जो यहाँ पर मतलब वो रहेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर आते आते, मतलब एक ही पीरियड में आपके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो रहे हैं सेम आपके प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में। एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। अब ये यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई एक ही जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से भाई शील्डिंग इफेक्ट पे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अंदर वाला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 1s2 है। क्योंकि बाकी आप ये जो आप देख रहे हो, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1 होगा, ठीक है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो बोरोन है वो आपका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, फिर 2p1 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अंदर का ये 1s2 ये तो लगभग सब में सेम है। उसके बाद जब यहाँ 2s2 आ जाएगा, तो बोरोन के आगे, बोरोन से लेकर और बाकी जो आगे के एटम्स होंगे उनमें थोड़ा सा इफेक्ट और पड़ेगा, कि शील्डिंग इफेक्ट हल्का फुल्का सा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा है कि आपका जो शील्डिंग है न्यूक्लियर चार्ज का, वो इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डज नॉट इंक्रीज वेरी मच, ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं होता। यानी कि 1s की वजह से जो शील्डिंग हो रही थी, 2s से फिर थोड़ी बहुत और बढ़ेगी, जो एलिमेंट्स 2s वाले को अपने पास रखेंगे। तो ये जो है कुछ ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ज्यादा कंपनसेट जो है वो आपका शील्डिंग इफेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शील्डिंग इफेक्ट अगर कम हो गया, तो इसका मतलब कि, मतलब शील्डिंग इफेक्ट कम नहीं हुआ, बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट उतना ही इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, जिससे जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्सफुली खींच रहा है। तो ज्यादा फोर्सफुली खींचने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से आप बाहर निकालना चाहोगे तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तो दस अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शील्डिंग। यानी कि ये जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, ये जो बढ़ता रहता है, ये आपका आउटवे कर जाता है। आउटवे मतलब कि उससे ज्यादा हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट से, कहने का मतलब ये है। तो consequently the outermost electrons are held more and more tightly and the ionization enthalpy increases across a period। तो क्या होता है, जो बाहर वाले आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा और ज्यादा फोर्सफुली क्या होंगे, आपके टाइटली हेल्ड होंगे न्यूक्लियस की वजह से। और इस वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन इंक्रीज, एनर्जी जो वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। तो एज वी गो डाउन अ ग्रुप, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग इंक्रीजिंगली फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयर इज एन इंक्रीज शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर लेवल। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आप एक ग्रुप में इस तरीके से आप नीचे की तरफ आ रहे हो, जैसे मान लो मैंने एक ग्रुप ले लिया, यहाँ लिथियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर उसके बाद पोटेशियम है, इस तरीके से मान लो फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप अगर मान लो हमने इस तरीके से ले लिया, तो इसमें क्या हो रहा है आपको पता है भाई, यहाँ पर आपके जो ये शेल है वो एक एक शेल और ऐड होते जाते हैं यहाँ पर,
ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पर नीचे आते रहोगे तो एक एक क्या होगा और शेल ऐड होता जाएगा। तो शेल ऐड हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके जो अंदर के ऑर्बिटल्स हैं वो और ज्यादा नंबर ऑफ ऐसे ऑर्बिटल्स हो जाएंगे जिसमें आपका कंप्लीटली फिलिंग हो चुकी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके ऐसे ऑर्बिटल होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली फिलिंग हो चुकी होगी, वो उतना ज्यादा और शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे। और जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उस वजह से क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा फ्री रहेगा आपके न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज से वो फ्री रहेगा यानी कि उतना आसान होगा उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना किसी भी एटम से। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि as we go down a group, the outermost electron being increasingly farther from the nucleus, there is an increased shielding of the nuclear charge by the electrons in the inner level. तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे यहाँ पे, बिकॉज शेल आपके बार बार ऐड होते जा रहे हैं जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे लिथियम है तो लिथियम में टोटल कितने शेल होंगे आपके पास, 2 शेल होंगे, क्योंकि लिथियम किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का। सोडियम है, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो वहां पर टोटल जो शेल होंगे 3 होंगे। ठीक है, पोटेशियम है, उसमें कितने होंगे, टोटल 4 शेल होंगे। तो 4 शेल के अंदर जितने भी बाकी ऐसे शेल या ऑर्बिटल्स आ रहे हैं जो कंप्लीटली फिल्ड है, तो जितने ज्यादा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स उतने ज्यादा क्या होगा वहां पर शील्डिंग इफेक्ट। और जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम आपका न्यूक्लियर चार्ज, जिस वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी कम। तो इन दिस केस इंक्रीज इन शील्डिंग आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड द रिमूवल ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लेस एनर्जी डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो आपकी आउटवे कर जाती है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, मतलब उसका जो वजन है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, नीचे जाने पे आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट बस ये नोट कर लो, कहीं पर भी चाहे नोट कर लेना। नोट आपको ये करना है कि अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, जब आप पीरियड की यहाँ पर बात करें क्रॉस अ पीरियड, तो पीरियड के अक्रॉस में क्या हो रहा था, यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, जो ये शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट इज लेस देन न्यूक्लियर चार्ज, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब आप डाउन अ ग्रुप जाते हो तो ये चीज उल्टी हो जाती है, यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो आपका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या उसका जो इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब जो ओवरऑल इफेक्ट है वो आपका ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर कम, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो होगी ज्यादा। ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम, तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। तो ये मैंने इसकी यहाँ पर समरी लिख दी है, चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इन सब चीजों की समरी ये थी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है कि यू विल आल्सो नोटिस दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। ठीक है, मतलब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, बोरोन का कितना है, 5 है। इवन दो द फॉर्मर हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, जबकि क्या होता है कि बोरोन में आपका ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कि when we consider the same principal quantum level, an s electron is attracted to the nucleus more than a p electron. In beryllium, the electron removed during the ionization is an s electron, whereas the electron removed during ionization of boron is p electron. ठीक है, तो इसका जो रीजन है देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका रीजन बेसिकली क्या है कि एस वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ एज कंपेयर टू द पी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि एस का जो आपने देखा होगा ना, एस का जो आपने ऑर्बिटल देखा था उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। और जो पी इलेक्ट्रॉन की शेप होती है वो कैसी होती थी, डम्बल शेप जैसी होती थी। ठीक है, तो पी वाले आपने देखा था पी ऑर्बिटल कैसा था, ऐसे टाइप का था, ऐसे टाइप का था, या ऐसे टाइप का था, ये टाइप के थे। और जो आपका एस वाला ऑर्बिटल था वो आपका स्फेरिकल था। तो इसमें क्या था कि एस के जो इलेक्ट्रॉन है लाइक यहाँ पर न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और ये इसकी शेप की वजह से ये रीजन है कि भाई पी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते एज कंपेयर टू एस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल ये रहे हैं कि जब आप यहाँ पर बोरॉन और किसका एग्जांपल लेते हो, बेरिलियम का। ठीक है, तो बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p1। और सॉरी ये बोरॉन लिखा ना, ये आपका बेरिलियम है। तो बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का कितना है 5।
ठीक है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आप पहला इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे, तो बोरॉन में से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो p वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर वाला। और अगर आप बेरिलियम के केस में से निकालते हो तो वो आपका s वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये बात बोलिए कि s वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। तो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड मतलब कि बेरिलियम के केस में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका रीजन है, इसलिए ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन का रीजन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना कि बोरॉन और बेरिलियम का ये जो मिसमैच होता है ट्रेंड का, वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो ये लिखा है कि एस इलेक्ट्रॉन वेयर इज द इलेक्ट्रॉन मूव्ड रिमूव ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ बोरॉन इज अ p इलेक्ट्रॉन। द पेनिट्रेशन ऑफ अ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ p इलेक्ट्रॉन। Hence the 2p electron of boron is more shielded from the nucleus by the inner core of the electrons than, ठीक है, देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। ठीक है, मतलब ये है कि जो 2p वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपका ज्यादा शील्डेड होता है, इसलिए उसको निकालना ज्यादा आसान होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे आप ये देख रहे हो ना, जो बोरोन का एग्जांपल था वहां पे आपको s वाले दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं जो कंप्लीटली फिल्ड है, एक आपको 1s2 मिल रहा है, एक आपको 2s2 मिल रहा है। लेकिन जब आप बेरिलियम का एग्जांपल देखोगे तो 2s वाले में से तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कौन सा बचा है, 1s2 वाला बचा है जो आपका कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पर बोरोन के केस में देखोगे तो इससे भी शील्डिंग इफेक्ट है और इससे भी शील्डिंग इफेक्ट है, लेकिन बेरिलियम के केस में सिर्फ और सिर्फ 1s वाले से शील्डिंग इफेक्ट है, क्योंकि 2s में से तो इलेक्ट्रॉन निकाला ही जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ओवरऑल जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हो गया बोरोन के केस में, लेकिन बेरिलियम के केस में कम हो गया। तो बोरॉन के केस में शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम, न्यूक्लियर चार्ज कम, और इसका मतलब ये कि आयनाइजेशन एनर्जी जो वो आपको यहाँ पर ज्यादा देनी पड़ेगी, किसमें, बोरॉन के केस में। ठीक है, यही बोला ना मैं, क्या बोल दिया। हाँ, मतलब वो ये कि शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ गया, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, और जिस वजह से आपको आयनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए वो कम देनी पड़ेगी। तो ये इसका रीजन है। तो ये ध्यान रखना बेरिलियम और बोरॉन का जो केस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, thus boron has a smaller first ionization enthalpy than beryllium. Another anomaly is the smaller first ionization enthalpy of oxygen compared to nitrogen. तो यहाँ पर अब जो दूसरा एग्जांपल दिया है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मतलब ये है कि भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है, 7 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, दोनों सेम पीरियड में, एंड सेम पीरियड में होने की वजह से यहाँ पर जो 8 यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यानी कि अक्रॉस अ पीरियड हमने देखा था क्या होता है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो ये देखा था ना हमने अक्रॉस अ ग्रुप, अक्रॉस अ ग्रुप में हमने बात करी थी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, इसका ऑपोजिट होता है। तो ऐसा होता क्यों है कि दिस अराइजेस because in the nitrogen atom 3 2p electrons reside in different atomic orbitals, that is Hund's rule, whereas in the oxygen atom 2 of the 4 2p electrons must occupy the same 2p orbital, resulting in an increased electron electron repulsion। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये रीजन क्या है, अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बनाए और ऑक्सीजन का बनाए, तो नाइट्रोजन का क्या है, 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2, फिर उसके बाद यहाँ पर होगा आपका 2p3, और इस वाले केस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p4 ये आपका किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, 1s2 2s2 2p3 ये किसका हो गया, नाइट्रोजन का हो गया। तो s का मतलब लाइक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में फिल्ड होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन एज पर हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता था भाई, कि हर ऑर्बिटल को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, उसके बाद उनका डबलेट फॉर्म होगा। और ये ऑक्सीजन के केस में अगर ये देखें तो क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, और 2p4 में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 ऑर्बिटल है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और उसके बाद चौथा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले ऑर्बिटल में आएगा। तो इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब इस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लिखा था कि दिस अराइजेस बिकॉज इन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है, 3 2p इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, 3 2p इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं, किस केस में, नाइट्रोजन में। तो ये आपने यहाँ पर देख ही लिया, नाइट्रोजन के केस में तीनों जो है अलग अलग ऑर्बिटल में रिसाइड कर रहे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। वेयर इज इन द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 of the 4p इलेक्ट्रॉन्स मस्ट ऑक्यूपाई द सेम p ऑर्बिटल, यानी कि दो जो इलेक्ट्रॉन है चार में से, कौन से 2p के, वो आपके किसी एक सेम 2p ऑर्बिटल में होनी चाहिए। यानी कि आप यहां पर देखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बना, तो यहां पर तीन तीन ऑर्बिटल में से एक ऐसा ऑर्बिटल है जहां पर दो इलेक्ट्रॉन आपके साथ में है। तो 2 of the 4 2p इलेक्ट्रॉन मस्ट ऑक्यूपाई द सेम 2p ऑर्बिटल, कहने का मतलब ये हो गया कि चार में से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आपके किसी सेम ऑर्बिटल में होंगे। अब इससे होगा क्या, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में यहाँ पर क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, दो एक साथ आ गए और बाकी दो में एक एक है, तो जिसमें एक साथ आ गए वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे ना कि भाई उन दोनों में से कोई ना कोई एक को बाहर निकाल दे। ठीक है। तो कोशिश तो यही करेंगे, यानी कि एक दूसरे को धक्का लगाना स्टार्ट करें। तो धक्का लगाने के लिए अगर स्टार्ट करें, यानी कि एटम को उनसे बाहर, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना चाहते हैं, मान लो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना चाहता है या दूसरा वाला पहले वाले को बाहर फेंकना चाहता है, तो इसने क्या करा, आपकी हेल्प कर दी। क्योंकि आप जितनी एनर्जी दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और मैं इसको फेंक दूंगा और दूसरा वाला कह रहा है कि मैं इसको बाहर फेंक दूंगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इनमें से पहले ही आने के लिए तैयार है, क्योंकि उन दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है, तो कोई ना कोई तो हारेगा और कोई ना कोई जीतेगा। तो जो हारेगा इसका मतलब वो बाहर जा रहा है, और वो बाहर जा रहा है और उसी को आप बाहर निकालना भी चाहते हो आयनाइजेशन एनर्जी देके। तो अगर आपने मतलब आपकी क्या हो गई, इस तरीके से हेल्प हो गई कि जितनी एनर्जी आप देना चाहते थे यहाँ पे उससे आप कम दोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि उनकी पहले से लड़ाई चल रही है दो इलेक्ट्रॉन में कि एक को तो हमने बाहर फेंकना है, या तो पहला वाला दूसरे को फेंकेगा या दूसरा वाला पहले को फेंकेगा, लेकिन होंगे वो दोनों सेम ऑर्बिटल के। ठीक है। तो यही लिखा है। तो कंसिक्वेंटली इट इज इजियर टू रिमूव द फोर्थ 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन देन इट इज टू रिमूव वन ऑफ द थ्री 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर इजी हो जाता है रिमूव करना फोर्थ वाला जो 2p इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो पहले ऑर्बिटल में आपको चौथा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको ही बाहर फेंकेंगे हम ऑक्सीजन में से, एज कंपेयर टू जो हमारा 3 2p इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन थे भाई, सब अपने कमरे में अलग अलग कमरा मिला हुआ है उनको, लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ कि जो बाहर वाला शेल था उसमें एक कमरे में दो लोगों को रख दिया। तो अब वो बोल रहा है कि भाई ये कमरा मेरा है और दूसरा वाला बोल रहा है कि भाई ये कमरा मेरा है, आपस में लड़ाई हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एक बाहर जाएगा। अब बाहर जाएगा मतलब आपको भी बाहर ही निकालना था, तो अगर वो पहले से ही एटम आपको मदद कर दे रहा है बाहर निकालने में, तो आपका काम तो हल्का हो जाएगा ना, यानी कि आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपकी कम इस्तेमाल होगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन जो है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन वो आपकी कम होगी। लेकिन एक्चुअली में कैसा होना चाहिए था कि नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये एनोमली है। एनोमली का मतलब कि ये कुछ गड़बड़ है जो आपको यहाँ पर दिखाई देती है, और क्यों दिखाई देती है इसका रीजन हमने देख लिया। तो दो हमने केसेस यहाँ पर देखे, एक हमने देखा बेरिलियम और बोरॉन का, और दूसरा जो केस देखा वो देखा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ठीक है। तो ये जो दो केसेस हैं ये आप याद रखना, बेरिलियम बोरोन और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके केसेस में जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है उनमें डिफरेंसेस क्यों देखने को मिलते हैं। ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये है कि एटम, कोई भी एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है अपने पास, और उसके बदले कुछ ना कुछ एनर्जी का यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी या तो रिलीज होगी, या फिर अगर आप जबरदस्ती किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में डालने की कोशिश करते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब गेन किया जा रहा है किसी भी एटम के द्वारा या किसी भी एटम के थ्रू, तो उस टाइम पे जो एनर्जी आपकी या तो रिलीज हो या फिर क्या हो, मतलब उसमें एब्जॉर्ब हो, तो उस एनर्जी चेंज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि
when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, यानी कि anion में अगर हम change करते हैं, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy. यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे किसी भी एटम में, तो वहां पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा, अब वो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास एक कमरा खाली है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को रहने को दे सकता है फ्री में, तो भाई वो क्या मतलब, वो तो फिर आपके लिए बढ़िया हो गया, आसानी से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, ठीक है कि आप इसको छोड़ दो यहीं पे इलेक्ट्रॉन को, और बस वो उसको रख लेगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर आपको कोई भी एनर्जी देनी नहीं पड़ी, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो सकती है। और दूसरा केस ये है कि भाई पूरा घर भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती कह रहे हो कि भाई रख ले कहीं तो फिट कर ले उसको, तो आपको क्या है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, या मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लाइक ऐसा हो सकता है ना, जैसे कभी कोई होटल है एंड वहां पर होटल में सारे रूम्स बुक हो जाएं, एंड सारे रूम बुक होने के बाद आप कह रहे हो कि भाई अब तो रात हो गई, कहीं होटल नहीं मिलेगा, भैया कुछ जुगाड़ कर दो, ठीक है, स्टोर रूम ही दे दो हमें रहने के लिए। तो वो कहेगा नहीं भैया स्टोर रूम में नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, 2000 का नोट निकालोगे, तो वो तैयार हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना पड़ रहा है, रिश्वत देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है बाहर से। तो इससे क्या होगा, तब आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, इलेक्ट्रॉन को अंदर ऐड कर पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज विद व्हिच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हमें इस चीज का मेजर देता है कि कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम में ऐड हो सकता है उसका एनायन बनाने के लिए। यानी कि अगर कोई गैसियस एटम है उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। वही बात हो गई, एंडोथर्मिक का मतलब कि होटल में जगह थी, आसानी से आपको कमरा मिल गया, ठीक है। या मान लो ऐसा समझ सकते हो कि भाई होटल बहुत बड़ा था एंड उसमें कम लोग रह रहे थे, तो उनको डर लग रहा था, तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ, दो चार लोग और रह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्स्ट्रा बंदा बाहर से आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रख लेंगे, हम आपको पैसे दे देंगे, हमारे साथ रह लो, हमको रात में रहने पर यहाँ डर लग रहा है। तो वो चीज हो गई एंडोथर्मिक, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती अंदर बुलाया और उसके बाद उसके बदले आपने एनर्जी को रिलीज किया। एक्सोथर्मिक का मतलब वही हो गया कि होटल फुल चल रहा है एंड आप रिक्वेस्ट करें कि भैया रख लो, ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, वो मैंने अपोजिट बोल दिया, वो एक्सोथर्मिक होगा। यानी कि जब आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब एक्सोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक कब होगा, जब आप बाहर से कुछ एनर्जी दे रहे होगे, एंडो का मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब बाहर से आप एनर्जी दे रहे हो, यानी कि आप होटल में गए, होटल फुल था एंड उसके बाद आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए वहां पर होटल में कमरा लेने के लिए या जगह लेने के लिए, तो आपने क्या करा, एक्स्ट्रा पैसे दिए जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को घुसाने के लिए एटम में, तो उस चीज को हम, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, तो ज्यादातर एलिमेंट्स के केस में यही होता है कि जब हम एटम को ऐड करते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, तो ये याद रखना, जब एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव। कहीं पर भी किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो वहां पर वो नेगेटिव होती है, कहीं पर भी अगर रिलीज हो रही होगी, और कहीं पर भी एब्जॉर्ब हो रही होगी तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। जैसे कि ग्रुप 17 के एलिमेंट सबसे अच्छे होते हैं इन चीजों में, इनकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। तो फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट जिसमें आपका क्लोरीन आता है, यानी कि हेलोजन्स आते हैं, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इनकी जो हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्या होती है, काफी ज्यादा नेगेटिव होती है, काफी ज्यादा हाई नेगेटिव होती है, बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो इनमें क्या है ना, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,7 होता है। अगर ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं, +1 अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर लिया जाता है, तो ये 2,8,8 बन जाएगा, जो कि आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हर कोई एटम बनाना चाहता है, क्योंकि ये इन सबकी क्या होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो हम स्टेबल हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा अपने पास, तो ये आसानी से कर लेंगे। आसानी से कर लेंगे तो क्या देंगे, उसके बदले आपको पैसे देंगे, यानी कि एनर्जी रिलीज करेंगे, और बहुत ज्यादा नेगेटिव, हाई नेगेटिव एनर्जी जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस मतलब होटल पूरा फुल चल रहा है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ने जगह घेर रखी है सारे शेल्स में, सारे शेल्स आपके क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, मतलब होटल पूरा फुल एंड आपको फिर भी स्पेस चाहिए,
लेकिन फिर क्या करोगे आप, एक्स्ट्रा पैसे दे के स्पेस ले पाओगे। बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्योंकि क्या है, मतलब यहाँ पर नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई होटल्स के सारे फ्लोर जो है वो आपके फुल है, कंप्लीटली पैक्ड है सारे रूम्स। तो आप उसको बोल रहे हो कि भाई मेरे को छत पे ही रहने की जगह दे दो। यानी कि एक जो आपका लास्ट फ्लोर था होटल का, मान लो होटल 5 मंजिला था पूरा, एंड आप बोल रहे हो कि मेरे को 6 फ्लोर पे जाने को दे दो, छत पे रह लूंगा मैं। ठीक है, यानी कि एक प्रिंसिपल क्वांटम लेवल ऊपर जा रहे हैं। अगर n = 3 तक पूरा पैक हो रखा है, n = 4 पे वो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और वो भी कैसे, एक्स्ट्रा एनर्जी देके, यानी कि बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक की रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वाले केस में होती है, ये कैसी होती है आपकी, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो it may be noted that electron gain enthalpies have large negative values toward the upper right of the periodic table preceding the noble gases। यानी कि नोबल गैसेस में ऊपर की तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पर जो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू होती है वो आपकी ज्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है, द वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स इज लेस सिस्टमैटिक देन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर इसका जो वेरिएशन है वो कम सिस्टमैटिक होता है। यानी कि जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में जितनी सारी चीजें पढ़ी, ऑर्डर पढ़े कि भाई जब हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इस टाइप का कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर जो है वो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पीज, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके केस में नहीं दिखता। तो as a general rule, electron gain enthalpy becomes more negative with increase in the atomic number across a period। तो ये बोल रहे हैं कि भाई across a period में क्या होता है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वो इंक्रीज होती है, मतलब मोर नेगेटिव होती है। मोर नेगेटिव का मतलब है कि एक पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब ये कि वहां पर शेल में, किसी पर्टिकुलर शेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर बढ़ रहे होंगे तो जगह जो है वो कम होती जाएगी, और कम जगह अगर है तो हर कोई एटम ये चाहेगा कि भाई बची हुई जगह को जल्दी से भर लो। यानी कि उनकी टेंडेंसी जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जिस वजह से यहाँ पर जो इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो ज्यादा नेगेटिव होती है अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड consequently it will be easier to add an electron to a smaller atom since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus। ठीक है, वही बात है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे आप वैसे वैसे जगह कम होती जाएगी, जगह कम होगी तो एटम को लगेगा कि भाई बची हुई जगह को भी जल्दी से भर लो, तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, जिस वजह से एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। तो वी शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। ठीक है, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं किसी भी ग्रुप में, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो बेसिकली होगा क्या, आपको पता है एटम का साइज बड़ा होता जाता है, उसमें नए नए क्या होते हैं, शेल ऐड होते रहते हैं। तो अगर नए शेल ऐड होते रहेंगे तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, यानी कि बाहर वाला जो शेल होगा उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होता रहेगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस न्यूक्लियस से हो रहा है बाहर वाले शेल का, तो कोई इलेक्ट्रॉन कैसे आ पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो बाहर वाले शेल पे लग रहा होगा उसका उसका जो इफेक्ट है वो तो काफी कम हो जाएगा, और वो कम होगा तो भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो आपकी क्या होती है, लेस नेगेटिव हो जाती है जब हम नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस से तो काफी दूर हो जाएगा ना, क्योंकि एक एक शेल क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो एक एक शेल ऐड हो रहे हैं, तो वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आने की भी कोशिश करेगा तो न्यूक्लियस का इतना पॉजिटिव चार्ज उस पर लग ही नहीं रहा होगा कि भाई वो आराम से बैठ जाए या आराम से आपके शेल में आकर एंटर कर जाए। ठीक है, तो दिस इज जनरली द केस, हाउएवर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर होती है किसकी, ऑक्सीजन की या फिर फ्लोरीन की, वो आपकी लेस नेगेटिव होती है देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट, यानी कि इनके बाद जो आते हैं, मतलब ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू स्मॉलर n = 2 लेवल एंड सफर सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस लेवल फॉर द n = 3 क्वांटम नंबर। एग्जांपल इन्होंने दिया है सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है, यानी कि जो ग्रुप आपका कौन सा है, अ, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ग्रुप है वो आपका कौन सा है, ग्रुप नंबर 16 हो गया।
और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो ग्रुप आ रहा है वो आपका आ रहा है ग्रुप 17, जिसमें आपका कौन सा एलिमेंट होता है, फ्लोरीन होता है। अब ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पर अगर आप ग्रुप की बात करोगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन के कौन कौन से नीचे एलिमेंट होते हैं, सल्फर होता है, फिर सेलेनियम होता है, फिर टेलीरियम होता है, फिर उसके बाद पोलोनियम होता है, ठीक है। तो उससे टीपो करके ऐसे आप याद कर सकते हो ग्रुप 16। और ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद एक और होता है, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, ठीक है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फिर एक और होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे एलिमेंट्स, तो ये यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि जो आपके यहाँ पर जो केस दिया था ना, वो ये दिया था कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो ये लेस नेगेटिव वैल्यू होंगे। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और एफ इज लेस नेगेटिव। एक्चुअली में जो अभी हमने जनरल ट्रेंड पढ़ा तो वो ये पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव, ये हमने पढ़ा। नीचे जब हम जाएंगे तो लेस नेगेटिव होगी। लेस नेगेटिव का मतलब मोर पॉजिटिव, और मोर पॉजिटिव का मतलब कि लेस नेगेटिव का बेसिकली मतलब है कि जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है वो कम रिलीज होगी, कहने का मतलब आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो लेस नेगेटिव का मतलब कि एनर्जी जो रिलीज यहाँ पर हो रही होगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और लेस नेगेटिव का मतलब क्या है कि एनर्जी कम रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में जाते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि भाई सल्फर से कम इसकी है ऑक्सीजन की, और क्लोरीन से कम इसकी है फ्लोरीन की। लेकिन एक्चुअली में जो अभी हमने ये लाइन जो पढ़ी, ये जो ट्रेंड पढ़ा, वो ये पढ़ा कि ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी। लेकिन जब ये दो एग्जांपल्स देखते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर का, और फ्लोरीन और क्लोरीन का, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव है किससे, सल्फर से, और फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है क्लोरीन से। लेकिन होना क्या चाहिए था कि सल्फर की लेस नेगेटिव ऑक्सीजन से होनी चाहिए थी, और क्लोरीन की लेस नेगेटिव किससे होनी चाहिए थी, फ्लोरीन से होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन जो लिखा है यहाँ पर वो देख लेते हैं, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है ये, कि ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव है सल्फर से और फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है क्लोरीन से। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो जब हम ऑक्सीजन या फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर n इक्वल टू 2 क्वांटम लेवल एंड सफर्स सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जब हम ऑक्सीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन का जो आपको एटॉमिक वो पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4 है, ठीक है। और उसी तरीके से आपको फ्लोरीन का पता है क्या है, 1s2 2s2, ठीक है, ये हो जाता है 2p5, ये हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो आप ऑक्सीजन में करोगे तो ये पी वाले में जाएगा ऑर्बिटल में, और फ्लोरीन में करोगे तो वो भी पी वाले में ही जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब ये पी वाले में जाएंगे यानी कि सेम ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इनका बढ़ जाएगा। और उसी जगह पर अगर आप यहाँ पर सल्फर की बात करते हो, ठीक है, तो सल्फर में क्या होगा, सल्फर का मतलब जो भी एटॉमिक नंबर है 16, तो यहाँ पर क्या है, सल्फर के केस में क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो आपका थर्ड वाले में ऐड हो रहा होगा, क्योंकि ये सल्फर और क्लोरीन जो है ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, यानी कि n = 3 में ऐड होगा। क्लियर है, तो n = 3 में जब ये ऐड होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब ये इजीली ऐड हो जाएंगे, यानी कि इनकी जो वैल्यू है मतलब वो ज्यादा नेगेटिव होगी, यानी कि इजीली ऐड हो जाएंगे। सल्फर और क्लोरीन का केस जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से ऐड हो रहा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऐड होते हैं तो यहाँ पर क्या, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n = 2 है, जो कि आपका छोटा क्वांटम लेवल है एज कंपेयर टू सल्फर और क्लोरीन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जब हम उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या आता है, रिपल्शन आता है। तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है यहाँ पर, मतलब ऑक्सीजन में 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है, फ्लोरीन में 2p5 है, तो p वाले में पहले से 4 या फिर पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है उसको रिपेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 वाले जो शेल है उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। साइज छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहता है बाहर से, पहले उसमें 4 या 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहर से एक और अगर आएगा तो वो उसको धक्का मारने की बाहर कोशिश करेगा, जिस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू सल्फर या फिर क्लोरीन इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। ठीक है, तो ये इसका जो है रीजन है।
एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज अ लार्जर रीजन ऑफ स्पेस। अगर हम यहाँ पर सल्फर या क्लोरीन की बात करते हैं तो वहां पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो आपका n इक्वल टू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऐड होगा, यानी कि थर्ड वाले शेल में ऐड होगा। तो थर्ड वाले शेल में ऐड होने का मतलब है कि एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज अ लार्जर रीजन ऑफ स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मच लेस। और थर्ड वाले में जब ऐड होता है तो वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो आपका काफी कम होता है एज कंपेयर टू जो आपका सेकंड में हो रहा था, क्योंकि सेकंड वाले शेल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है फिर, ठीक है फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अभी हो रहा है 7:05 और टेस्ट कितने से करना है, 7:15 से कर लो फिर। ठीक है, 7:15 से कर लोगे टेस्ट? यस सर। ठीक है, यस सर। तो 10 मिनट है आपके पास, तो जो भी करना है, पानी वानी पीना है पी लो। 7:15 से फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो लगभग वही रहेगा, 8:10 या 8:15 तक। अभी मैं टाइमिंग भेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब आप लीव कर सकते हो। सर हम्म। सर एक क्वेश्चन था, जो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है ना, तो जैसे मैंने अभी